Hello everyone, welcome back to our channel Biology Today for You, where you can keep your base strong and learn biology very easily and innovatively. So guys, हमारा जो ये वीडियो है ये लेक्चर नंबर 4 है. लेक्चर नंबर 3 तक हमने चैप्टर 1 क्लास 12 बायोलॉजी दैट इज़ रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स का मच पार्ट कवर कर लिया है. यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक द अपलोड्स. Next, we'll be dealing here with the continuation of the topic that is events of sexual reproduction. आइए चेक करते हैं क्या है. तो हमारे आज के कंटेंट ऑफ द वीडियो होने वाले हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट पार्ट दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. और आज का हमारा होने वाला है फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यू कैन पेन डाउन दिस पॉइंट्स एज सच बिकॉज यू कैन गेट दीज इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स. ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, टाइम सेविंग हैं, तो आपको एनसीईआरटी बार बार रीड आउट नहीं करनी पड़ेगी. ऑल्सो आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है, बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे से आप इनसे रिकैप भी ले सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. दैट इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डायप्लॉइड जाइगोट. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं जो नेचर में डायप्लॉइड होता है. उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. इसी प्रोसेस को हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं. मीन्स फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. नेक्स्ट इज पार्थेनोजेनेसिस. ये भी फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है. द फिनोमिनन वेयर द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फीमेल गैमेट है वही एक न्यू फीमेल गैमेट जो है वही एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के. उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. यू कैन रिमेंबर पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमेना जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उनके अंदर. एग्जाम्पल है हनी बीज, टर्की टाइप ऑफ बर्ड एंड लिजर्ड्स एक्सेट्रा. रेफरेंस जो है एनसीईआरटी ही है, पर्टिकुलरली कोई एक्स्ट्रा बुक से रेफरेंस नहीं दिया गया है क्योंकि बोर्ड्स में एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो होती है. आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बट दिस इज़ मच मोर देन सफिशिएंट. लाइक बहुत इनफ हो जाता है ये मटेरियल. आप अच्छे से इस सब चीज़ों को भी याद रखते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. चलिए आगे चलते हैं. दैट इज हमने पढ़ा कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है. हनी बीज, टर्की और लिजर्ड्स के अंदर ये हमें देखने को मिलती है. कमिंग अप टू नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन की जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो आइए देखते हैं क्या होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में हो. दैट इज व्हेन सिनगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर that is outside the body of an organism, that is known as external fertilization. that is अगर हम बात करें कि जब सिनगैमी का प्रोसेस या फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा हो लाइक वाटर, एयर, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मतलब मेन मोटिव या मेन पॉइंट क्या है कहने का, जब कोई भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर हो रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ऑन द अदर हैंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, लाइक एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो हम रिपीट कर रहे हैं. डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी. व्हेन सिनगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम like water that is outside the body of an organism, it is known as external fertilization.
and when syngamy occurs in internal medium, that is inside the body of an organism, it is known as internal fertilization. Hope it's clear to you friends. मूविंग अप टू नेक्स्ट, टॉकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल में हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, दैट इज बोनी फिशेज, फ्रॉग्स एंड मोस्ट एल्गी. इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होती है, बोनी फिशेज, फ्रॉग्स एंड एल्गी में. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. आपको बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है. जहाँ पर भी आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं आपकी वहाँ पर नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज दी जाती है. तो हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. कमिंग अप टू नेक्स्ट, अब एक पॉइंट आता है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर एग्स का जो अमाउंट रिलीज़ हो रहा है, यानी कि जो फीमेल गैमेट का जो अमाउंट रिलीज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है? It is in a supportive to the fact that is eggs are released in a medium which are vulnerable to predators. मतलब कि जो भी predators होते हैं वो या तो eggs को खा जाते हैं या उन्हें मार देते हैं. तो इस वजह से to compensate this loss large number of eggs are produced. बहुत ज़्यादा number of eggs produce होते हैं in the fact कि जो eggs हैं वो predators से kill ना हो या फिर generation की quantity उतनी ही maintain रहे. इस वजह से जो eggs का number है वो ज़्यादा होता है. नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल फर्टिलिटी. तो हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की. अब अगर आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं एज कंपेयर टू एग. ऐसा क्यों होता है? स्पर्म्स बेसिकली क्या होता है, उन्हें एक्सटर्नल मीडियम से ट्रैवल थ्रू करके फीमेल बॉडी तक रीच करना होता है, एग तक पहुंचना होता है. तो इसी वजह से उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमीट है वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट. पढ़ते हैं पॉइंट. इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद मेल गैमीट. सेकेंड पॉइंट, the male gamete is motile and has to reach egg in order to fuse with it. वही जो हमने पॉइंट बताया कि एग जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है और वहाँ पर उसे मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाना होता है. सिमिलरली मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोटाइल होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, और एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है. इसलिए मेल गैमेट को ट्रैवल करके उसके पास पहुँचना होता है फीमेल गैमेट के पास, ताकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराई जा सके. नेक्स्ट, अब हम कुछ केसेस देखेंगे. सबसे पहला केसेस हमने यही लिया है, जो स्पर्म है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, देयर इज अ रिडक्शन, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड. वही एग्स लेस इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फीमेल बॉडी के अंदर हैं, जबकि स्पर्म्स को एक एक्सटर्नल मीडियम से ट्रैवल थ्रू करके आना होता है फीमेल बॉडी के अंदर. राइट. सेकेंड केस हम ले रहे हैं सीड प्लांट्स का. अब हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में बात की कि मेल गैमेट मोटाइल है. अब यहाँ पे बताया गया है कि मेल गैमेट नॉन मोटाइल है. उस केस में क्या होगा, जब नॉन मेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होगा तो उस केस में जो लाइक हम सीड प्लांट्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, हमने प्री फर्टिलाइजेशन में बताया कि पोलन ट्यूब्स की हेल्प से, मार्क दिस पॉइंट, की पोलन ट्यूब्स की हेल्प से जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है. तो यही है यहाँ पे कि सीड प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि पोलन ट्यूब्स की हेल्प से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आता है. नेक्स्ट, यहाँ तक था हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. हमने फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा, ये हम एक बार रिकैप करें तो फर्टिलाइजेशन में हमने देखा क्या होता है फर्टिलाइजेशन और कितने तरीके की होती है, और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है. कमिंग अप टू नेक्स्ट, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, नाम से वही मैंने आपको बोला कि बायोलॉजी में आपको थोड़ी सी आपको नेम का मतलब ही क्लियर कर देता है सब कुछ. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जो भी इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं. दैट इज इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. मतलब कि बेसिकली फ्यूजन ऑफ गैमीट के बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे.
अब इसके अंदर क्या आता है, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि सिंपली जाइगोट, अगर हम बोले जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट जो होता है, हम यहाँ पे फीचर्स पढ़ेंगे कि जाइगोट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे फॉर्मेट होता है, एंड एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है। एम्ब्रियो मीन्स लाइक जाइगोट के बाद वाली स्टेज एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। आइए पढ़ते हैं कैसे। जाइगोट की बात करें तो जाइगोट बेसिकली एक डाइप्लॉइड सेल होता है। इट इज़ अ डाइप्लॉइड सेल विच इज़ फॉर्म्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन, एक डाइप्लॉइड सेल बनना कंफर्म है। इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस, इसके अंदर जाइगोट बनेगा ही बनेगा। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जाइगोट जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जाइगोट जो है वो बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Coming up to next, zygote is a vital link, like it is a quite vital link. Vital link का मतलब होता है एक बहुत important link है that ensures the continuity of species between organisms of one generation and the next. क्या मतलब हुआ इसका कि जो जाइगोट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन अगर हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, ये बता रहा है। Next point is every sexually reproducing organisms, including human beings, begin life as a single cell that is zygote. यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सबसे पहले जाइगोट की फॉर्म में आता है, उसके बाद वो हर एक प्रोसेस के थ्रू, हर एक स्टेज के थ्रू अंडरगो जाता है। तो हर किसी की लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, एक जाइगोट के थ्रू। Next point is development of zygote depends on the type of life cycle the organism has. यानी कि इसके अंदर हम जो 11th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो हम यहाँ नहीं रिपीट करेंगे। बट जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो लाइफ साइकिल पे डिपेंड करती है और कौन से इन्वायरमेंट में वो रहता है, यानी कि ज़्यादा प्रेडेटर से वल्नरेबल है या फिर सेफ इन्वायरमेंट में रहता है, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि स्पर्म्स, बेसिकली ये ह्यूमन गैमीट्स की फ्यूजन दिखा रखी है। जब स्पर्म्स जो हैं ओवम को फर्टिलाइज कर रहे हैं और फ्यूजिंग न्यूक्लाई जो है वो फ्यूज कर रहा है और जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। फ्यूजन ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। आप फिगर को देख सकते हैं ताकि आपको इमेजिन, विजुअलाइज करना चीज़ों को आसान हो जाए और आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा सकें कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या चीज़ होती है, कैसे एक गैमीट दूसरे गैमीट को फ्यूज कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। जो जाइगोट था वो इतना, जाइगोट का जो टॉपिक था उसमें बेसिकली यही पॉइंट क्लियर करना था कि ये एक डाइप्लॉइड सेल होता है। कैसे फॉर्मेट होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कराते हैं। आगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इज बेसिकली इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। Next is during embryogenesis, zygote undergoes cell division and then cell differentiation. मतलब कि जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट को सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के अंडरगो जाना पड़ता है ताकि वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके। आइए देखते हैं कैसे। बेसिकली हम सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन हम जो है 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक क्विक रिकैप लेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन आपको पता होनी चाहिए कि सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगी, उसकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होगा। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन क्या होती है कि वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली सेल डिफरेंशिएशन हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है कि एक ग्रुप ऑफ सेल जो है उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि जो जाइगोट है उसके अंदर सबसे पहले सेल डिवीजन हुई माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या हुआ, जो
सेल्स हैं वो पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, वो टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक एम्ब्रियो का। इसी वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। दोबारा रिपीट करती हूँ कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम ऑफ द एम्ब्रियो। क्लियर हुआ आपको यहाँ पॉइंट? आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है ओविपैरस एंड विविपैरस एनिमल्स का। एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ओविपैरस और विविपैरस। किस बेसिस पे कि जाइगोट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, इस बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे। ओविपैरस बेसिकली हम अगर लिटरल मीनिंग बात करें तो ओविपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग्स ले आउट करते हैं, यानी कि एनिमल्स विच ले एग्स। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो सारे ओविपैरस होते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, मतलब जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज होके बॉडी के बाहर आ जाते हैं। उनके ऊपर एक हार्ड कैलकेरियस शेल होता है। अगर हम एक एग की बात करें, लाइक एक चिकन एग की बात करें या फिर चिकन एग की बात करें या फिर एक बर्ड के एग की बात करें, तो उनके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, यानी कि जो वाइट कवरिंग होती है, वो क्या होती है? हार्ड कैलकेरियस शेल होता है, जो उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। अगर यहाँ पे हम बर्ड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो वो एनवायरनमेंट जो अंदर का फ्लूइड मटेरियल है, यानी कि फ्लूइड जो है वो क्या है? बेसिकली जाइगोट है, सिंगल सेल्ड है। जब उसको एक पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन में, यानी कि उसको जो बर्ड है वो उसको इंक्यूबेशन के अंदर रखेगी, तो थोड़े टाइम बाद उससे हैच आउट क्या होएगा? एक यंग वन हैच आउट होएगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा। उस प्रोसेस को, यानी कि क्या, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुई, बट बाहर क्या हुआ? एग्स जो है वो एनवायरनमेंट में ले करे। तो उस प्रोसेस में उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपैरस एनिमल। सिंपल सी बात कि ओविपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं विविपैरस एनिमल। विविपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स एक यंग वन को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और जो मदर की बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है और बाहर क्या हो रहा है? आके वो सीधा एक यंग वन में बर्थ ले रहा है, राइट। तो यही लिखा है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि एक, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद वो फीटस बन गया, उसके बाद उनको हम डिलीवर आउट कर लेते हैं फीमेल बॉडी से बाहर। ये था। अब चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपैरस ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करें कि बर्ड का एग है वो ज़्यादा सेफ होता है या फिर एक ह्यूमन चाइल्ड जो होता है वो ज़्यादा सेफ होता है? बर्ड का एग जो है कभी भी उसको लाइक टूटने का, क्रैक होने का, इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा या फिर कोई और बर्ड आकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू विविपैरस एनिमल, दैट इज एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो एक बेबी को ले आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो बेबी है वो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर में एंड प्रोटेक्शन में है, यानी कि यूटरस के अंदर बेबी जो है डेवलप हो रहा है, उसको प्रॉपर केयर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स। इतना था हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे इवेंट्स जो है ख़त्म होते हैं। बट आगे हमने एक केस स्टडी, मतलब एक केस पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि एंजियोस्पर्म्स का। ये यहाँ पर एक छोटे से पोर्शन में दिया गया है, बट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो बट छोटे से रिकैप के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली एंजियोस्पर्म्स, जिसके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर फ्रूट आता है, जिसके अंदर फ्लावर आता है। तो आइए उसमें देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कैसे होती है, हम हर केस में पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसमें कैसे होती है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है जाइगोट जो होता है वो एक ओव्यूल के अंदर बनता है, राइट। ओव्यूल जो होती है उसको कवर करके रखती है और जाइगोट उसके अंदर फॉर्मेट होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब सेपल्स, पेटल्स और जो स्टेमेंस है, स्टेमेंस क्या होता है? स्टेमेंस बेसिकली जो मेल पार्ट होता है वो जो होता है स्टेमेंस,
वो जो होता है फॉल ऑफ हो जाता है, विदर हो जाता है, पर जो पिस्टल या कार्पेल जो होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, वो प्लांट के साथ अटैच रहता है। मेल पार्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, जो फीमेल पार्ट है वो उसके साथ अटैच रहता है। नेक्स्ट इज जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो जाइगोट बना वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल था, जो आउटर कवरिंग थी, वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फर्दर जो ओवरी यानी कि जो ओव्यूल जो होता है, बात करें तो ओव्यूल जो है सीड में बन गए, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट इज द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विच डेवलप्स अ थिक वॉल। यानी कि एक फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर जो थिक वॉल आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कोकोनट का, कोकोनट के ऊपर हार्ड ग्रीन कलर की शेल होती है, दैट इज द पेरिकार्प, जो प्रोटेक्ट करके रखता है उस फ्रूट के अंदर जो एम्ब्रियो है या फिर या सीड है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। आफ्टर डिस्पर्जल सीड्स जर्मिनेट, यानी कि अगर जिसमें सिर्फ सीड बन रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, और नए प्लांट्स दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। और ये एक प्रोसेस जो होता है, ये लाइफ साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। So people, thank you for watching the video and stay tuned for next lecture. And remember next lecture में जो है हम important points discuss करने वाले हैं जो इस chapter के रह गए हैं या फिर जो आपको पता होने चाहिए, right? तो stay tuned for next lecture. Thank you so much.